मिनिस्टर होने के नाते आप किसी को मुख्य धारा से हटाने की बात करके वोट मांगे, ये तो निहायत ही शर्मनाक बात है। तो इसके बजाय आप वोट किस बात पे मांगते हैं कि फलाना मंदिर हम बना देंगे या फला आरक्षण खत्म कर देंगे। तो इस सीधे समझ में आता है कि मुस्लिम बनाम हिंदू करने की कोशिश है। शाह साहब ने बयान दिया कि मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर देंगे। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मुसलमानों को आरक्षण मिल कहाँ से रहा है। तो सवाल ये है कि इस देश का मीडिया जो है वो तो अब मीडिया रहा नहीं है, वो तो भाजपा प्रवक्ता हो गया। जहाँ नफरत और हिंदू मुसलमान के बीच बाइफर्केशन क्रिएट करने की बात होती है वहाँ बड़ा मीडिया ट्रायल करता है, लेकिन जहाँ देश हित की बात होती है कि क्या गोवा में करप्शन हो रहा, सतपाल मलिक ने कहा उसकी जांच कौन करेगा, कोई पत्रकार गया गोवा से रिपोर्ट करने। अगर मान लीजिए मुसलमान अति पिछड़ा है या गरीब है तो किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती कि उस गरीब को ऊपर लाया जाए और उसको जो है मेन स्ट्रीम मुख्य धारा में लेके आया जाए, और सरकारों का काम यही है। तो वो बंद कमरे में जाते होंगे, थोड़ी बहुत बात तो ये करते होंगे कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, फिर कहते होंगे कि भैया राज्यसभा मुझे दे देना, चेयरमैनी इनको दे देना, फलानी कमीशन में मेंबर इनको बना देना। तो अब मैं ये कहता हूँ कि अगर मोहब्बत की दुकान है तो सबके लिए खुले, और अगर आरएसएस से नफरत है तो डंके की चोट पर कोई भाजपाई कांग्रेस में ना आए, और अगर आता है तो आपकी दुकानें सेलेक्टिव हैं, आप भी मुंह देखी और दोगली राजनीति करते हो। तो कर्नाटक में ऐसा नहीं है कि वो आरक्षण 2 साल पहले भाजपा सरकार ने खत्म किया। चुनाव से जस्ट पहले जब आचार संहिता लगने वाली थी उससे जस्ट पहले डिक्लेयर किया कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। क्यों डिक्लेयर किया? क्योंकि बीजेपी के पास बहुत ज्यादा विकास के मुद्दे नहीं है। तो एक ऐसा मुद्दा लाओ जिसपे चुनाव लड़ा जा सके या जिसपे इमोशन पर चुनाव जीता जा सके। ये बीजेपी की आज की नहीं, बीजेपी की पिछले आप 8-9 साल की 10 साल की पॉलिटिक्स देखें, वो इसी तरीके की है कि एक चीज़ वो लाते हैं, उसको इमोशन जगाते हैं, फिर एक चुनाव खत्म होता है, फिर दूसरी चीज़ ले आते हैं, फिर उस पुरानी चीज़ की बात नहीं करते। तो ये बीजेपी का तरीका रहा है काम करने का। अब जो शाह साहब ने बयान दिया कि मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर देंगे, तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मुसलमानों को आरक्षण मिल कहाँ से रहा है। आरक्षण सिर्फ उसी कैटेगरी में मिल रहा है, या तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हो ईडब्ल्यूएस में, और या तो फिर वो ओबीसी में आते हो जो कि जनरल एक आरक्षण है। अब रही बात किसी राज्य में, अगर मान लीजिए मुसलमान अति पिछड़ा है या गरीब है तो किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती कि उस गरीब को ऊपर लाया जाए और उसको जो है मेन स्ट्रीम मुख्य धारा में लेके आया जाए, और सरकारों का काम यही है। तो मैं ये मानता हूँ कि एक होम मिनिस्टर होने के नाते आप किसी को मुख्य धारा से हटाने की बात करके वोट मांगे, ये तो निहायत ही शर्मनाक बात है। आप लॉ एंड ऑर्डर पे वोट मांगे, आप पुलवामा के जो शहीद हुए हैं उनके बाद उस पर क्या कार्रवाई हुई, क्या नतीजे निकले, उस पर वोट मांगे। आप जो है वो देश के विकास पर वोट मांगे, देश की जीडीपी पर वोट मांगे। तो इसके बजाय आप वोट किस बात पे मांगते हैं कि फलाना मंदिर हम बना देंगे या फला आरक्षण खत्म कर देंगे। तो इस सीधे समझ में आता है कि मुस्लिम बनाम हिंदू करने की कोशिश है। अब इसमें जो गुनहगार हैं वो शाह साहब नहीं है, मैं उनको बिल्कुल गुनहगार नहीं मानता हूँ, क्योंकि उनको इस तरह की पॉलिटिक्स से नतीजे मिल रहे होंगे तो इसीलिए शायद वो कर रहे होंगे। लेकिन गुनहगार वो लोग हैं जो हमारे यहाँ जो है मीर जाफर की भूमिका में हैं। अभी कुछ 10-15 सो कॉल्ड मुसलमानों ने, जिसमें वो एएमयू का वाइस चांसलर था ज़मीरुद्दीन शाह, एक वो रिलायंस का पहले आदमी था जो फिर एलजी बना दिया जिसको कांग्रेस ने, वो नजीब जंग, इस तरह के लोग गए और आरएसएस के आगे जो है जाके बीन बजाने लग गए। उसमें आरएलडी का नेता वो शाहिद सिद्दीकी, इतनी ऊंची टोपी लगा के। तो ये अपनी टोपियों और दाढ़ियों और कौम को बेचने का काम करते हैं ऐसे लोग। ये गए और जाके वहां पे नतमस्तक हुए कि भैया देखो हमसे बात करो। भाई आप आरएसएस से बात करने क्यों गए थे, पहला सवाल। क्योंकि आरएसएस क्या देश चला रही है? आप प्रधानमंत्री से बात करने जाते समझ में आता। तो इस तरह की एक कोशिश हुई। उस कोशिश का दुब्बे-लुबाब मुझे जो समझ में आता है वो ये होता है कि वो बंद कमरे में जाते होंगे, थोड़ी बहुत बात तो ये करते होंगे कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, फिर कहते होंगे कि भैया राज्यसभा मुझे दे देना, चेयरमैनी इनको दे देना, फलानी कमीशन में मेंबर इनको बना देना। तो ये जब पदों पर थे ये सारे लोग, चाहे वो ज़मीरुद्दीन शाह हो, उसने कब मुसलमानों के लिए बात की, चाहे वो नजीब जंग हो, उसने कौन सी मुसलमानों का दर्द दिखाया, चाहे वो कोई भी हो, तीसरा चौथा पांचवा आदमी, उसकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कोई दर्द नहीं है। जब पद से उतर जाते हैं सारा दर्द जाग जाता है। दूसरी बात, अभी मौलवियों का एक टोला जो है वो शाह साहब से मिला और बाहर निकलते उसने ऐसी मतलब फेरी टेल सुनाई कि शाह साहब वो नहीं है जो हम समझते हैं, शाह साहब रातों रात बदल गए, उनका हृदय परिवर्तन हो गया। अरे जो आरक्षण खत्म किया है कर्नाटक में, उसको शाह साहब को बहाल करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको सुप्रीम कोर्ट खुद बहाल करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल रहा है और बीजेपी के पास, उस गवर्नमेंट के पास कोई स्टैंड नहीं है कि उस केस में लड़ पाए। लेकिन
अचानक से आके आप ये कहते कि मैंने जो है वो शाह साहब से मुलाकात की और ये कहा कि भाई इसमें आप इस आरक्षण को बहाल करिए, या आप मुसलमानों के और मुद्दों पर बात करते कि भाई ये जो नफरत फैलाई जा रही है, दहशतगर्दी है, ये जो जिस तरीके से डराने की कोशिश की जा रही है, इन मसलों पे अगर आप बात करते और कहते कि भाई बुनियादी बात हुई, उसका नतीजा देखते हैं अगले बार क्या होता है, लेकिन आप बाहर आए और बाहर आते ही आपने क्या कहा, शाह साहब बदल गए, शाह साहब का दिल बहुत बड़ा है। तो ऐसा समझ में आता है कि सियासी फायदा ये चंद मौलवी जो हैं वो लेना चाह रहे हैं जो उनसे मिले, और उसकी वजह से कि भाई हमें परेशान मत करना और बाकी तुम्हें जो करना है करो, करके कर दिया। अच्छा, वो चले आए मिलके, उसके दूसरे ही दिन शाह साहब गए और उन्होंने बयान दे दिया कि भैया आप तो तेलंगाना में भी रिजर्वेशन खत्म करेंगे, तो अब दोबारा जाओ ना मिलने, दोबारा जाके मिलो और उनसे फिर आश्वासन लो कि नहीं नहीं तेलंगाना में भी नहीं खत्म करेंगे, अब तो उनका दिल और बड़ा हो गया है। तो एक तरफ जो है वो अपने स्टैंड पे अडिग हैं और दूसरी तरफ आप जो है उनकी आरती उतार रहे हो। तो मैं जस्टिफाई नहीं कर पाता एज बीइंग अ मुस्लिम, एज बीइंग अ यूथ, एज बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, कि एक तरफ तो जो है आप मेरे अधिकारों को छीनने की बात कर रहे हो और मैं आपसे कह रहा हूँ आप बड़े नेक आदमी। देखिए, सतपाल मलिक भाजपा के जिम्मेदार आदमी रहे हैं और अगर जिम्मेदार नहीं होते तो गवर्नर नहीं बनाए गए होते। अच्छा, एक गवर्नर रहा हुआ इंसान अगर इतने बड़े आरोप लगाता है, जैसे पुलवामा पे उसने कहा कि हमारी केयरलेसनेस थी। दूसरा, उन्होंने एक बड़ा आरोप प्रधानमंत्री पर लगाया कि भाई वो बहुत ज़्यादा एंटी करप्शन पे काम नहीं करते हैं, वो प्रो हैं, लेट इट बी है पे काम करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों की जांच होनी चाहिए। अच्छा, अभी आपने देखा होगा कि भाई कोई भी चीज़ हो जाती है उसका मीडिया ट्रायल कितना बड़ा होता है। मैं छोटी सी घटना का नाम लूँ, एक श्रद्धा और आफताब मर्डर केस था, उसका कितना बड़ा मीडिया ट्रायल चला देश में, जबकि वो ठीक है हीनियस क्राइम था, उसको फांसी दो आफताब को, लेकिन मीडिया ट्रायल की उतनी बड़ी ज़रूरत नहीं थी। देश में बहुत सारे अहम मुद्दे हैं, लेकिन देश का मीडिया सिर्फ जहां नफरत और हिंदू मुसलमान के बीच बाइफर्केशन क्रिएट करने की बात होती है वहां बड़ा मीडिया ट्रायल करता है। लेकिन जहां देश हित की बात होती है कि क्या गोवा में करप्शन हो रहा, सतपाल मलिक ने कहा, उसकी जांच कौन करेगा? कोई पत्रकार गया गोवा से रिपोर्ट करने? पुलवामा में अगर सतपाल मलिक ने कोई कहा बात, तो क्या कोई पत्रकार, उसका कोई खोजी जर्नलिज्म जागा उस बारे में? नहीं जागा। तो सवाल यह है कि इस देश का मीडिया जो है वो तो अब मीडिया रहा नहीं है, वो तो भाजपा प्रवक्ता हो चुका है। हिटलर के जमाने में एक प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री थी, मीडिया इसी तरीके से काम कर रहा है, और इससे नुकसान जो है ना किसी नेता का हो रहा है और ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो रहा है, इससे नुकसान इस मुल्क का हो रहा है। और लॉन्ग रन में एक बड़ा नुकसान आप कर रहे हैं इतनी बड़ी खाई क्रिएट करके। जो हमने तो बचपन से यही पढ़ा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आप रोज टीवी पे आते हैं शाम को और 6 बजे बैर पैदा करते हैं। तो अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप देश को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, देश को क्यों कमजोर करना चाहते हैं। इन सारे मीडिया वालों को तो एनएसए लगा के इनको पहले बंद कर देना चाहिए। और 9 साल से ये मुल्क जो भी झेल रहा है, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो जन सामान्य के मुद्दे हों, चाहे वो भुखमरी हो, चाहे वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो, चाहे वो प्रेस फ्रीडम हो, इन सब के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाजपा जिम्मेदार है। मैं कहता हूँ इनके लिए 90% राहुल गांधी की नाअहलियत जिम्मेदार है। वो एक नाअहल नेता है और उनकी वजह से ही पूरा विपक्ष कमजोर हो गया और विपक्ष की ये ताकत नहीं हो पाई कि वो लड़ पाए। अगर कोई बड़ा और स्ट्रांग नेता होता, जैसे एग्जाम्पल में देता हूँ, तेजस्वी यादव बिहार में स्ट्रांगली खड़े हैं, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में स्ट्रांगली लड़े विधानसभा चुनाव, तेलंगाना में केसीआर स्ट्रांगली खड़ा है, तमिलनाडु में स्टालिन स्ट्रांगली खड़े हैं, इस तरह के बहुत, ममता बंगाल में लोहा ले रही हैं। तो जहां भी ऐसे लोहे ले रहे हैं लोग, वहां हालात ऐसे नहीं हैं। जहां कांग्रेस है वहां कांग्रेस एकदम ही फिसड्डी होके लड़ती है। राहुल गांधी जी एक मिसगाइडेड अनगाइडेड मिसाइल हैं जो जहां ब्लास्ट हो जाएंगे पता नहीं, और उसका ही नतीजा है कि इस मुल्क की मुख्य विपक्षी पार्टी होने के बावजूद वो 2 बार में इतना निखट्टू परफॉर्मेंस दिया उसने राहुल गांधी के लीडरशिप में, और तीसरी बार फिर जा रहे हैं वो निखट्टू परफॉर्मेंस देने। अब रही बात, आपने जो सवाल किया आरएसएस मानसिकता का, तो राहुल गांधी ने कहा था मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। एक तो मैं दुकान की बात में मानता नहीं, क्योंकि दुकान एक बाजारीकरण है, तो राहुल गांधी क्या बाजारीकरण की बात कर रहे थे, मैं समझ नहीं पाया। दूसरी बात यह है कि मोहब्बत की दुकान बड़ी सिलेक्टिव है। नासिर जुनैन मसले पर कोई दुकान नहीं खुलती है, पहलू अकबर मसले पर कोई दुकान नहीं खुलती है, अफरीन फातिमा मसले पर कोई दुकान नहीं खुलती है। उनका एक नेता है वो गाना गाता रहता है स्टेजों पे चढ़ के,
पहले वो जो है कहता था मुसायर हूँ मैं, मुसायर। वो कह रहा था अतीक अहमद उसका बाप है वीडियो में, और उसके बाद जैसे ही उसका वो हुआ मामला चला कि शूट आउट हो गया, वो कहने लगा मैं तो जानता ही नहीं है वो कौन है, ये तो मंच की वो है। तो इनकी विचारधाराएं सिलेक्टिव हैं, ये ना कौम के हैं ना देश के हैं, किसी काम के नहीं है, ये बेकार लोग हैं। और अभी आपने जगदीश शेट्टार का नाम सुना होगा, और भी बहुत सारे बीजेपी के लोग शामिल हो गए। क्यों शामिल हो गए? उनको टिकट नहीं मिला। तो वहां पर जो लोग थे, जो 10-10 साल में जिन्होंने कर्नाटक में बीजेपी को खड़ा किया था, उनकी रातों रात मानसिकता पलट गई। ये राहुल गांधी का हृदय परिवर्तन हो गया कि ये आरएसएस के हैं लेकिन इनसे मुझे खतरा नहीं है। वरुण गांधी आ जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, इसलिए उससे खतरा है, इसलिए मैंने बोल दिया नहीं नहीं नहीं, मैं तो किसी आरएसएस के आदमी को नहीं लेते। तो सिलेक्टिव और दोगली राजनीति कर रही है कांग्रेस इस मसले पर, और इसकी सख्त मजम्मत करता हूं मैं। और मैं ये कहता हूं कि अगर मोहब्बत की दुकान है तो सबके लिए खुले, और अगर आरएसएस से नफरत है तो डंके की चोट पर कोई भाजपाई कांग्रेस में ना आए, और अगर आता है तो आपकी दुकानें सिलेक्टिव हैं, आप भी मुंह देखी और दोगली राजनीति करते हो। देखिए ऐसा है, मान लीजिए कि मैं आपको 2 साल से कार सिखा रहा हूँ और आप कार चला नहीं पा रहे हैं, तो यार फिर दूसरा ड्राइवर लाना पड़ेगा ना मुझे। तो राहुल जी तो 2 चुनाव में अंडा वकील हो गए हैं, अब तीसरे चुनाव में आप चाहते हैं फिर अंडा वकील हो जाएं और वही भूमिका निभाएं, तो ये तो एकदम ही वो वाली बात है कि जो है माँ प्यार में अंधी हो गई, वो कुछ देख ही नहीं रही है कि अपना बच्चे का मटेरियल क्या है, वो लगी हुई है कि नहीं इसको तो हम आईएएस बनाएंगे। तो वो तो एक मतलब मैं समझता हूँ नॉन प्रैक्टिकल अप्रोच है। नीतीश कुमार जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, हर नेता को ज़रूरत है कि वो आगे बढ़े और मजबूत करे विपक्ष को, और वो अगर कामयाब होते हैं तो भाई वो बासलाहियत नेता हैं। अगर आप मोदी से कंपेयर करिए तो वो भी कितनी बार के मुख्यमंत्री हैं, ओबीसी हैं, गरीब परिवेश से आते हैं, तो उनसे ये कंपैरेटिव तो मोदी का बनता है ना। जैसे राहुल गांधी से कोई कंपैरेटिव नहीं है मोदी का। राहुल गांधी के थाल में सहेज के दिया गया सारा खाना, राहुल गांधी ने लीप दिया उसको जी। फिर प्रधानमंत्री तक बनने का चांस था उनके, अब वो उनके जो है एक सांसद बनने के लाले पड़ गए। तो वो तो खुद नाअहल हैं, उसमें दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। और मैं खास बात उसमें कहूँ, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, इसको अपने आप जिस्ट में डाल दीजिएगा कि कांग्रेस के नेता बड़े कमाल के हैं। सब ट्विटर पे राहुल गांधी का राहुल नामा लिखते हैं, राहुल चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन उन्हीं से बंद कमरे में मिलिए, राहुल गांधी को 200 गालियां बक रहे होते हैं कि इसको कुछ नहीं आता, इसको कुछ कौन समझाए। तो ये कांग्रेस का कल्चर है। तो जब अपने ही कैप्टन पर किसी को भरोसा नहीं है, वो कैप्टन क्या कद्दू करेगा। देखिए ऐसा है, सबसे बड़ी बात होती है कोई भी चीज़ आप बनाते हैं ना, तो उसमें आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेते हैं। अच्छा, जब आप बड़ी जिम्मेदारी उठाते हैं तो उसमें एक वक्त लगता है जनता के पास चीज़ों को पहुंचाने का। मैं जहाँ तक अपने आप को देखता हूँ, मैं एक दिल से कोशिश कर रहा हूँ कि वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट हिंदुस्तान के सैकड़ों मजलूमों तक पहुँच सके। अभी मैंने बम्बई में इकाई बना दी, दिल्ली में इकाई बना दी, नेशनल टीम का गठन करने जा रहे हैं, राजस्थान में इकाई बनाने जा रहे हैं, ऐसे करके बहुत सारी इकाइयाँ बना दी। इन बिटवीन हम 2-3-4 केसेस के लिए कोर्ट मूव करने जा रहे हैं अभी। उसके बाद हम एक एफआईआर टीम ला रहे हैं, अभी 1-2 एफआईआर हमने कर भी दिए हैं, और भी हम करने जा रहे हैं। तो हम एक गंभीर तरीके से नेटवर्किंग कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ होती है कि भाई संसाधन है, वो आपके पास तो मुट्ठी बराबर है ना किसी सामने वाले के खिलाफ। दूसरी बात है कि जिन लोगों के साथ सरकार खड़ी है उनके खिलाफ अगर आप कोई एफआईआर करें तो कितनी कार्रवाई होगी, ये देखने की बात है फिलहाल। लेकिन हम हारेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम डट के काम करेंगे, और आने वाले 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 6 महीने में आपको नतीजे दिखने लगेंगे कि वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट के लोग हर जगह लोगों को, मजलूमों को इंसाफ दिला रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करा रहे हैं, और देश में सैकड़ों जगहों पर लोगों को बता रहे हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदोसिता हमारा। तो ये लक्ष्य पे काम करते रहेंगे। हाँ, हो सकता है बहुत सारे लोग आपकी मजम्मत करेंगे, बहुत सारे लोग आपके फेवर में आएंगे, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे लगता है जो मेरे फेवर में है, दिल से मेरे साथ है, अगर वो 10 लोग भी अच्छे हैं ना, जो मेरे साथ दिल से खड़े हैं, तो एक बहुत बड़े जनसैलाब के बराबर होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि वीएच जो है वो स्ट्रांगली जो है ज़मीन पर उतर रही है, और आने वाले वक्त में इसकी धमक आपको महसूस होगी, क्योंकि मुझे ये फील होता है कि कोई ऐसा संगठन अभी तक है नहीं जो इस तरीके के काम को कर सके, अंजाम दे सके। तो बड़ी जिम्मेदारी, मैं उस जिम्मेदारी का एहसास कर रहा हूँ, और लगातार अभी हमने 1 महीना 1.25 महीना में हुआ है, हम लगातार काम करें। 6 महीने के अंदर अंदर आप देखिएगा कि वीएच क्या कारनामे करके दिखाती है।